नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कार्तिकेय विवाद पर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका। मदुरै बेंच ने पहले के दीप जलाने के आदेश को रखा बरकरार। राज्य सरकार की कड़ी आलोचना। पंजाब में पाकिस्तान बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, कई करोड़ की हेरोइन बरामद। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव आयोग करेगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की कर सकेंगे जांच। और देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप, कई जगह विजिबिलिटी शून्य। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेन चल रही है देरी से। सभी समाचार विस्तार के साथ। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने कार्तिकेय दीपम से जुड़े मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले पर राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि दीपथून उस स्थान पर स्थित है जो देवस्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा, किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावी करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका अहम होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया। The Honorable Division Bench has said that the lighting of lamp is a must and it has to be lit at the top of the Tripurangundram hill. And they have said the HRNC authorities and the temple administration are duty bound to light the lamp. That is what the Honorable Division Bench has held in the first line. And then they have also said that the lighting of lamp should be done by the Devasthanam or the temple authorities alone and no public should be allowed. That is the main thing that I have recorded. And further, the court have come down heavily on the government and they have said, as after the order of the learned single age have been passed, the act that has happened it seemed to be mischievous. If the stand of the government that there could be a law and order problem be true, then it is obviously either a failure on the part of the state to maintain its law and order, or for the deliberate purpose for the state has taken a stand to support one religion. We are awaiting for the copy of the judgment. पंजाब में पाकिस्तान बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सिंडिकेट से जुड़े हुए 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के पास कई करोड़ के हेरोइन बरामद की गई है। बता दें कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इन तस्करों को ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ये कामयाबी हासिल की है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की विवादित टिप्पणी सिख मर्यादा पर उन्हें तलब किया। अकाल तख्त साहिब सचिवालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को सुबह 10 बजे सचिवालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तलब किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं और वो नंगे पैरों से चलकर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुछ बयान और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो सिख मर्यादा, गुरु परंपरा और पंथक संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ है। विशेष रूप से दसवंध, गुरु की गोलक और सिख रहत मर्यादा से जुड़े विषयों पर की गई टिप्पणियों को लेकर श्री अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के शब्दों और आचरण को लेकर सिख समुदाय में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा की आड़ लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। के मुताबिक ਇਹਦੇ ਤੇ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ਅਸੀਂ गुरु साहब की बेअदबी, अपने शहीदां की बेअदबी ये सहन नहीं कर सकते। इस करके ਅਸੀਂ फैसला किया
क्योंकि ये अकाल तख्त साहब नूं चुनौती दे रहा, रहत मर्यादा नूं चुनौती दे रहा। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ रखांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ फैसला किया। वहीं भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया जाना कोई सामान्य मामला नहीं है। ये श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता और सिख रहत मर्यादा के प्रति उनके बार बार किए गए अपमान का एक असाधारण अभियोग है। उन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री धर्म का मजाक उड़ाए, सिख संस्थाओं को कमजोर करे और फिर अपने संवैधानिक पद की आड़ ले ले, वो पंजाब पर शासन करने के योग्य नहीं है। रुक करते अगली खबर का। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी। प्रदेश के कई करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भरकर वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आपको बता दें कि अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे हुए मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के जैनेदास जिले में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई है। महिला ने इस पूरे मामले में थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके साथ ही पीड़िता के बाल काटे गए और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की मांग कर रहा है। अगली खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बांग्लादेश के जेसोर जिले की है। जेसोर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई, जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। राणा कांति बैरागी की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी और इसके साथ ही राणा प्रताप नरेल स्थित दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम कई बदमाश मौके पर पहुंचे और राणा कांति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार तड़के 81 साल की उम्र में निधन हो गया। कलमाड़ी के कार्यालय ने जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन कलमाड़ी का पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उपचार चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने तड़के करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। पुणे से पूर्व सांसद और रेलवे राज्य मंत्री रहे कलमाड़ी के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा बहू, 2 बेटियां, दामाद और पोते पोतियां हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। देश की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक आज हकीकत बन चुका है। लगभग 30 साल की योजना और निर्माण के बाद अब ये रेल लाइन अब पूरी तरह ऑपरेशनल है। पीएम प्रगति के तहत पूरी हुई इस परियोजना से अब कश्मीर घाटी सीधे रेल नेटवर्क के माध्यम से देश से जुड़ गई है, जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है। करीब 272 किलोमीटर लंबा ये रेल कॉरिडोर, जिसे 1990 के दशक के अंत में मंजूरी मिली थी, दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय इलाकों में से होकर तैयार किया गया है। उबड़ खाबड़ हिमालयी ढलानों से लेकर गहरी नदी घाटियों तक फैली ये रेल लाइन 36 सुरंगों से होकर गुजरती है, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर से अधिक है, जबकि इसके रास्ते में 1943 पुल बनाए गए हैं। ये परियोजना आधुनिक भारतीय रेल इतिहास की सबसे बड़ी और बेमिसाल इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन इस परियोजना की राह इतनी आसान नहीं रही। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर कार्य वर्ष 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूमि अधिग्रहण की बाधाओं, वन स्वीकृतियों और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण लगभग 25 वर्षों तक इसकी प्रगति धीमी रही। लेकिन तस्वीर बदली प्रगति की बैठक ने। प्रगति के अंतर्गत इस परियोजना की समीक्षा के बाद आवश्यक स्वीकृतियों को तेजी से मंजूरी दी गई और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से प्रमुख अड़चनों को दूर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना पूरी हुई और कश्मीर घाटी में रेल संपर्क शुरू हो सका। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चरणबद्ध तरीके से हुआ। बनिहाल से कटरा के बीच की सबसे अहम कड़ी हाल ही में पूरी हो सकी, जिसका उद्घाटन वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी के साथ ये पूरी रेल लाइन पूरी तरह से परिचालन में आ गई और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का सपना साकार हो गया। जो हमारे प्रोजेक्ट से इसमें तेजी लाने के लिए पीएम ऑफिस की तरफ से गति शक्ति यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया। गति शक्ति यूनिट्स जो है एक स्पेशल यूनिट्स है जो कि रेलवे में इसी प्रोसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेवलपमेंट का हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एम है उसको पूरा करने के लिए ये इसको गति शक्ति यूनिट्स को लॉन्च किया गया था और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिले हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सपनों की बात लगती थी, हकीकत में वो रिजल्ट्स उसके दिखने लगे हैं। तकनीकी चमत्कारों से आगे बढ़कर ये रेल लिंक रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारी बर्फबारी और भूस्खलन की आशंका वाले इस क्षेत्र में ये परियोजना साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करती है, यात्रा समय को कम करती है और रक्षा बलों की आवाजाही को और मजबूत बनाती है। साथ ही इससे कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जो ये रेल सर्विस यहाँ शुरू हो गई J&K में, इससे हमें बहुत फायदा मिला है, क्योंकि दूर दराज इलाकों के से जो लोग आते हैं उनको बहुत दुश्वारियां होती थी रोड में, और इस रेल से सब एक को फायदा हुआ है। जो हमारा मौसम यहाँ जम्मू कश्मीर का है, खासकर कश्मीर का है, इसमें 6 महीने हमारा रास्ता ही बंद रहता है, एयर ट्रैफिक बंद रहता है, और उस हिसाब से ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। तब मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है। ट्रेन से बहुत फायदा मिल गया। ये टाइम विंटर का है, यहाँ इस टाइम फ्लाइट भी कैंसिल होता है, तो ट्रेन के वजह से इस बार हमें वो चीज़ नहीं देखना पड़ा है। इस साल हमने ट्रेन के जाने से बहुत फायदा मिल गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को राष्ट्रीय हित में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के भारत के संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पीएम प्रगति मिशन के तहत दूरदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन का उदाहरण है। इस ऐतिहासिक परियोजना के पूरा होने के साथ उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक अब सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि अवसरों, एकीकरण और विकास का सेतु बन गया है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी का ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद इसकी तारीफ की है। दरअसल पहले कच्चे तेल के सबसे भारी हिस्से को कम कीमत वाले रेसिड्यू के रूप में छोड़ा जाता था, लेकिन अब रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी के शुरू होने से कच्चे तेल के सबसे भारी हिस्से का 93% अब उपयोगी ईंधन में बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, ये अत्याधुनिक फैसिलिटी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की हमारी कोशिशों को गति देती है, जिससे हम इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पीएम ने लिखा है कि यह अत्याधुनिक प्लांट हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के प्रयासों को नई गति प्रदान करता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि विशाख रिफाइनरी में इस फैसिलिटी के शुरू होने के साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की यात्रा में एक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। ये फैसिलिटी स्वदेशी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें 2200 मीट्रिक टन वजनी 3 LC मैक्स रिएक्टर हैं, जो दुनिया के सबसे भारी इंजीनियरिंग ब्लॉक में से एक हैं। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक भारत में ही बनाए और असेंबल किए गए हैं। इसकी क्षमता 3.55 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। रुक करते अगली खबर का। वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य कार्रवाई पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी हमलावर है। दरअसल पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि जैसा वेनेजुएला में हुआ वैसा भारत में भी हो सकता है। भाजपा का कहना है कि कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश से भारत की तुलना करना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। Right to kidnap an elected president. I think the UN Security Council will debate exactly the same point. It's a very grave concern that tomorrow it can happen to any other country. Tomorrow it can happen to India. If you allow one country to hegemon. पहले समाजवादी पार्टी जेजेपी के नेताओं ने भारत की तुलना नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से की, कामना की कि वहां की हिंसा यहां पर हो जाए। फिर राशिद अल्वी ने कहा कि जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, और इसी प्रकार का कंपैरिजन सुरेंद्र राजपूत के बाद अब पृथ्वीराज चव्हाण ने भी किया है। कहते हैं कि वहां वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, यहाँ पर भी ये हो सकता है। मतलब भारत की तुलना कभी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अब वेनेजुएला से करना, ये भारत बदनामी ब्रिगेड है। वेनेजुएला में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान उन्होंने नार्को टेररिज्म के आरोपों पर साफ तौर पर कहा कि वो दोषी नहीं है। मादुरो ने कहा कि आज भी वेनेजुएला के वो राष्ट्रपति हैं। निकोलस मादुरो ने कोर्ट में अपनी पहली पेशी के दौरान एक ट्रांसलेटर के जरिए अपनी बात रखी। मादुरो ने स्पेनिश भाषा में कहा, मुझे वेनेजुएला के काराकास में मेरे घर से पकड़ा गया था। मादुरो ने अदालत में खुद को बेगुनाह बताया और उन्होंने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं एक शरीफ आदमी हूं। मेरा अपहरण किया गया। निकोलस मादुरो ने अमेरिकी कोर्ट में पेशी के दौरान जज से कहा, मेरा अपहरण किया गया और मुझे यहां लाया गया। तो मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस दोनों की अगली कोर्ट में पेशी 17 मार्च को होनी है। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों पर सोमवार को पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया।
इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था। और इसके साथ साथ आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने मादुरो पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। मादुरो पर ड्रग आतंकवाद की साजिश का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश का आरोप भी मादुरो पर लगा है। इतना ही नहीं, मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने का आरोप भी मादुरो पर लगा है। आरोपों की एक लिस्ट है, बिंदुवार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आरोप मादुरो के खिलाफ लगे हैं। मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने का आरोप है और इसके साथ साथ हथियार रखने की साजिश में भी उनका नाम शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, संस्थानों को भ्रष्ट कर ड्रग तस्करी का नेटवर्क फैलाने का आरोप भी उनके खिलाफ लगाया गया है। ड्रग तस्करों को सुरक्षा पहुंचाना और रसद में मदद करने का आरोप भी लगा है। इतना ही नहीं, राजनयिक पासपोर्ट बेचने के आरोप भी मादुरो के खिलाफ लगे हैं। राजनयिक उड़ानों से ड्रग तस्करी में मदद करने की बात भी उनके आरोपों की इन बिंदुओं में शामिल है। इतना ही नहीं, मादुरो की पत्नी पर अपहरण और हत्या के आरोप हैं, तो राजनयिक पासपोर्ट बेचने के आरोप लगे। इसके साथ साथ रिश्वत लेकर ड्रग तस्करों की बैठक कराई गई, इस आरोप के घेरे में भी मादुरो को लाया गया है। समाचार में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। इजराइल ने लेबनान पर फिर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने 4 गांवों को पहले वार्निंग दी थी और फिर ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले कर दिए। वार्निंग देते हुए इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में हमारा और इन अल्तिनेह गांव और दक्षिण में कफर हट्टा और आनन में हिजबुल्लाह और हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को हम निशाना बनाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय से संघर्ष विराम होने के बाद भी हमले होते रहते हैं। जापान की पश्चिमी चुगोकू क्षेत्र में स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 10:18 पर तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई है। इसके बाद कम तीव्रता के भी कई झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पूर्वी शिमाने प्रांत में था। कई शहरों में सर्विलांस कैमरों की फुटेज में कंपन भी नजर आ रहा है। दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के चलते बिना सहारे के लोगों का चलना मुश्किल हो गया। हालांकि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार सुनामी का कोई खतरा नहीं है। उधर वेस्ट जापान रेलवे ने भूकंप के बाद एहतियातन शिनोसाका और हाकाटा के बीच शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का संचालन रोक दिया है। बात मौसम की करते हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर लगातार बढ़ते जा रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। बदलते मौसम के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासकर मैदानी इलाकों में घना कोहरा परेशानी का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग ने फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं जताई है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, दिल्ली और ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में विजिबिलिटी कम हुई है और उसके साथ साथ दिल्ली की तस्वीर भी देखिए। तापमान में गिरावट की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहने हुए सड़कों से गुजर रहे हैं। वहीं अगर 4 व्हीलर की बात की जाए, 2 व्हीलर की बात की जाए तो लाइट जलाना पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इस समय में कम है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सोलंग घाटी में ताज़ा हिमपात से पर्यटन स्थल एक बार फिर सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। पर्यटक बर्फ में खेलते और तस्वीरें खिंचवाते हुए
नजर आ रहे हैं। इन सुंदर तस्वीरों का आनंद आप भी लीजिए घर पर बैठकर टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से। ताज़ा बर्फबारी से स्थानीय कारोबारियों में भी रौनक लौट आई है, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। प्रख्यात भारतीय म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय फिल्मों से अपनी संगीत यात्रा शुरू करने वाले ए.आर. रहमान ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। ऑस्कर जैसे शीर्ष अवार्ड से जीत चुके ए.आर. रहमान ने भारतीय फिल्म संगीत रचनात्मकता को नए सिरे से परिभाषित किया है। आप देखिए हमारी ये विशेष पेशकश और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ए.आर. रहमान एक संगीतकार ही नहीं बल्कि म्यूजिक के एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने म्यूजिक रिसर्च से भारत की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सभ्यता को अपनी धुनों के धागों में पिरोकर लोगों को एक नया अनुभव दिया है। 6 जनवरी 1967 को एक साधारण से घर में जन्मे अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार, जिन्हें आज हम ए.आर. रहमान के नाम से जानते हैं, यूं तो उन्हें संगीत विरासत में मिला। उनके पिता राजगोपाल कुलशेखर मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे, लेकिन पिता की असमय मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, जहां उनके पास बस एक सिंथेसाइजर था और एक सपना। लेकिन इस बच्चे ने आंसुओं की आवाज को रियाज की ताकत में बदल दिया। कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार में खो गया। खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करते करते किस्मत ने अचानक करवट ले ही ली और 1993 में डायरेक्टर मणि रत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में संगीत देने का उन्हें न्योता दिया। फिल्म रिलीज हुई और इसके संगीत ने धूम मचा दी। भारतीय सिनेमा ने पहली बार महसूस किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, वो कहानी की धड़कन भी हो सकता है। रोजा से शुरू हुआ सफर दिल से की धड़कनों में धड़का और लगान की मिट्टी से महका और जय हो बनकर पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। जय हो सिर्फ गाना नहीं, संघर्ष की जीत थी। याद है वो पल कि जब रहमान ने ऑस्कर लेते समय कहा था कि ये भारत के लिए है। ताल, फिजा, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, इनका म्यूजिक फिल्मों की कामयाबी की कहानी कहता है। कहीं महके तो नजर ना जाए, कहीं तारीफ बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। ए.आर. रहमान कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों का अध्ययन किया। उनका आध्यात्मिक सफर उनके संगीत में साफ झलकता है। भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण हो, ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब हो, ग्रैमी हो, नेशनल अवार्ड्स हो या फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने का सफर आज तक जारी है। सुरों के इस जादूगर को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साइमा खान, डीडी न्यूज।